अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और फिर मेरे दोस्त और राना साहब भी अब हमारे साथ हैं। हया बोली, लेकिन ये मैं भी बता दूँ कि अगर अब्बे ने अब अगर कोई गड़बड़ की तो मैं खामोश नहीं बैठूंगी। हाँ अली, मैं अब चुप नहीं रहूंगी। इन चंद महीनों की जुदाई ने जहाँ मुझे अंदर से तोड़ा है, वहीं मुझे एक नई हिम्मत भी दी है अली। यकीन करो, जब जब मुझे तुम्हारे साथ होने वाले जुल्म का पता चलता था, तब तब मुझे अपने अंदर एक हौसला पलता हुआ महसूस होता था। और अब वो हौसला जवान हो गया है अली। अब मैं तुम्हारा साथ पाने के लिए अब्बे के सामने खड़ी होकर भी बोल सकती हूँ अली। मुझे अब किसी की भी परवाह नहीं है अली। मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत काफ़ी है अली। फिर उसने एक तौक़ुफ़ किया और फिर उसके सीने से लगकर बोली, हाँ अली, अब मुझे तुम्हारा साथ काफ़ी है। और अली ने उसे खींच लिया, गोया उसे अपने अंदर समो लेना चाहता हो। चंद लम्हों बाद हया बोझल दिल के साथ वहाँ से रवाना हो गई। जब तक अली मेरे पास नहीं पहुँचा था, मेरी सांसें जैसे अटकी ही रहीं। उसके आते ही मैं उसे लेकर वहाँ से भाग ही पड़ा था। उसके खेत में आते ही मैं उसके सर पर चढ़ दौड़ा। वो आगे से सर झुकाए ज़ेरे लब मुस्कुराता ही रहा। जब मैंने उसे पूछा कि कहीं काम मुकम्मल तो नहीं हो गया, तो वो सर उठाकर बोला, नहीं यार, आधे घंटे में इतना कुछ कैसे कर सकता था मैं। अकरम भी कुछ देर में हमारे पास पहुंच चुका था। हमने पानी का रुख एक साथ कई क्यारियों को मोड़ा और घर वापस आ गए। अच्छा भाई फिरोज, अब मुझे दो इजाज़त, ज़रा अपने कारोबार की भी खबर ले लो। राना साहब खड़े होते हुए बोले थे। हम लोग उस वक्त अली के घर में ही मौजूद थे। अली की सेहत पहले से काफ़ी बेहतर थी। उसके बाप को भी अब अली और हया की कहानी का मालूम हो चुका था। पहले तो वो हैरान परेशान रह गया, लेकिन जब राना साहब ने सारी बात बताई तो वो कुछ पुरसुकून सा हो गया था। कोठी वाली बात सुनकर तो उसे जैसे यकीन ही ना आ रहा हो। वो जो पहले ही उनका मशहूर बना फिरता था, अब और भी ज्यादा राना साहब के आगे पीछे फिर रहा था। राना साहब को आए हुए तीसरा दिन गुजर चुका था। इस दौरान न जाने उनकी कितनी कीमती मीटिंग्स कैंसिल हुई थी, न जाने उनको कितने का नुकसान हुआ था। मेरी मालूमात के मुताबिक उनके करोड़ों के कम अज कम 2 सौदे कैंसिल हो चुके थे। राना साहब, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करूं। आपने चंद दिनों में ही कितने बड़े बड़े एहसान कर दिए हैं हम सब पर। समझ नहीं आती आखिर कैसे उन एहसानों का बदला उतारूं। मैं नम-आलूद आंखों से बोला था। अली बेचारा तो उस दिन से मुसलसल उनका शुक्रिया अदा किए जा रहा था। राना साहब बोले, एक तरीका है बदला उतारने का कि जल्द से जल्द ऑफिस ज्वाइन कर लो और आइंदा फिर से मेरे दफ्तर में कोई बंदा गबन करे तो दोबारा से सबूत तलाश करके मुझे दे देना। और हम सब मुस्कुरा दिए थे। अली के बाप ने राना साहब के लिए खसूसी तौर पर कुछ सामान उनकी गाड़ी में रखवाया था। राना साहब बेचारे ना ना करते ही रह गए और अली के बाप ने देसी घी, मूंगफली और चंद और देसी चीज़ें उनकी गाड़ी में रखवा दी थी। ये गोया उसकी तरफ से एक तरह का तोहफा था। नाना साहब अपनी गाड़ी पर शहर के लिए रवाना हो गए। हम दोस्त एक मर्तबा फिर से पुरानी रूटीन से घूमने लगे थे। अली को के मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुआ था, लेकिन अब चलने लग गया था। कुछ जख्म अभी भरने बाकी थे, लेकिन वो गांव में चलने को तरस गया था। और वैसे भी उसकी और हया के दरमियान मौजूद समंदर ने खुद ही उसे रास्ता दे दिया था। जल्द ही हया उसकी होने वाली थी। खतरा टल चुका था। अब वो आज़ादी से गांव में घूम फिर सकता था। गांव जैसे एकदम से निखरा निखरा सा नजर आने लगा था। अली शायराना बातें करने लगा था। मैं और अकरम अली की शायराना बातें सुनकर हंसी से दौरे हो जाते। कितनी जिंदगी हसीन हो गई थी। चंद दिन गांव में रहकर मैं भी इस्लामाबाद आ गया। मैं अपने दफ्तर में बैठा काम कर रहा था। मुझे यहाँ आए हुए 10 दिन हो चुके थे। राना साहब इस वक्त मुल्क से बाहर गए हुए थे। जिंदगी अपनी रूटीन पर आ चुकी थी। जब अकरम का एक हंगामा खेज फ़ोन मुझे आया था
غضب ہو گیا فیروز، علی کو چودھری کے کارندے ڈانگر نے گولی مار دی ہے۔ میں گاؤں جا رہا ہوں، تم کب تک پہنچ سکتے ہو؟ فون تھا یا دھماکہ جو میرے سر پر پھٹا تھا؟ یا خدا، یہ میں نے کیا سنا؟ میں کرسی پر ڈیسا گیا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر تک تو میں اس خبر کے صدمے سے سنبھل ہی نہ پایا تھا۔ پھر جب حالت کچھ نارمل ہوئی تو میں نے اکرم کو فون لگا کر مزید معلومات حاصل کی۔ اس کے مطابق اسے بھی بس اتنا ہی پتا تھا کہ علی کو گولی لگ گئی ہے اور اسے نزدیکی شہر والے ہسپتال میں لے جا رہے ہیں۔ وہ اس وقت گاڑی میں بیٹھ کر گاؤں کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ اکرم کے بعد میں نے ٹیڈی کا نمبر ملایا۔ اس نے بتایا کہ وہ اس وقت علی کے ہمراہ ہی ہے۔ جس وقت علی کو گولی لگی ہے اس وقت ٹیڈی بھی اپنے کھیت پر موجود تھا۔ ٹیڈی کا وہاں ہونا شاید علی کی زندگی بچ جانے کا بہانہ بن گیا تھا۔ اسی نے علی کو اپنے ٹریکٹر پر لاد کر پہلے گاؤں کے ڈاکٹر تک پہنچایا تھا، اور جب گاؤں کے ڈاکٹر نے اس کی حالت دیکھ کر جواب دے دیا تو وہاں سے وہ لوگ اسے ڈاکٹر ہی کی کار میں ڈال کر شہر لے آئے تھے۔ وہ آدھا گھنٹہ پہلے ہاسپٹل کے اندر پہنچ چکے تھے۔ علی کا باپ اور گاؤں کا ڈاکٹر بھی ان کے ہمراہ تھا۔ علی کو ایک گولی پیٹ میں لگی تھی اور دوسری اس کے سر کے بالوں کے اوپر سے ہوتی ہوئی گزر گئی تھی۔ گویا ڈانگر نے اپنی طرف سے علی کو مارنے کی پوری کوشش کی تھی۔ میں نے علی کی حالت کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ علی اس وقت ہوش میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسے ایمرجنسی آپریشن کے لیے لے گئے ہیں۔ گاؤں کے ڈاکٹر نے خون بند کرنے کی اپنی سی کوشش کر لی تھی، اس کے باوجود یہاں پہنچنے تک زخم سے خون مسلسل جاری تھا۔ ناول کا اگلا پارٹ بہت جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔